हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं जयश्री चौहान जयश्री अकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। क्या नाम है इसका? रासायनिक समीकरण, या फिर पहले लिख देते हैं रासायनिक अभिक्रिया या अभिक्रियाएं क्रियाएं एवं समीकरण। ये इस चैप्टर का नाम है। इसे बोलेंगे केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन। तो देखते हैं इसमें, हम देखते हैं रासायनिक यौगिक। पहले ये जो रासायनिक अभिक्रिया होगी ये किस किस के बीच होती है? जो रासायनिक यौगिक होते हैं उनके मध्य होती है ये अभिक्रिया। अब रासायनिक अभिक्रिया हम पहचाने कैसे कि ये रासायनिक अभिक्रिया है? इनमें होता है जो यौगिक रासायनिक परिवर्तन दर्शाते हैं उनमें क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है। अब रासायनिक परिवर्तन को पहचाने कैसे? किसी भी वस्तु में यदि अवस्था में परिवर्तन होता है या फिर उसके तापमान में परिवर्तन होता है या फिर उसके रंग में परिवर्तन होता है तो उसको क्या कहते हैं? हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। और इन सब परिवर्तन के कारण जो यौगिकों में जो क्रियाएं होती है वो किसके अंतर्गत आती है? रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत आती है। तो सबसे पहले हम इसको 4 पॉइंट को डिनोट कर लेते हैं। यहाँ पर एक तो कह देते हैं इसकी अवस्था में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन। इसके बाद अगला है इसके तापमान में परिवर्तन, टेम्परेचर में, तापमान में परिवर्तन। तापमान में कैसे? जब कोई वस्तु जैसे ठंडी है वो गर्म हो जाए या गर्म है ठंडी हो जाए। इसके बाद हम बात करते हैं इसके रंग में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन। अब रंग में परिवर्तन कैसे होगा? जैसे कोई वस्तु, जैसे आपको एक उदाहरण के रूप में समझते हैं, नॉर्मल उदाहरण है। आपने सेब यानी एप्पल को तो देखा होगा। उस एप्पल को काटने पर थोड़ी देर बाद उसके ऊपर भूरे रंग की या ब्राउन कलर की परत चढ़ जाती है, तो इसका मतलब क्या हुआ? उसके रंग में परिवर्तन हुआ या फिर उसमें एक्स्ट्रा रंग ऐड हो गया। तो ये भी किसमें आएगा? रासायनिक अभिक्रिया में आता है। हम रासायनिक अभिक्रिया को एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। इसको देखते हैं कि किस प्रकार रासायनिक अभिक्रिया को लिखते हैं। तो एक अभिक्रिया लिखते हैं यहाँ पे Fe प्लस H2O, ये मिलकर बनाता है Fe3O4 प्लस H2। ये अभिक्रिया, ये कौन सी अभिक्रिया? रासायनिक अभिक्रिया। अब ये जो रासायनिक अभिक्रिया है इसमें देखते हैं, इसमें जो इधर वाले यौगिक है या फिर ये लेफ्ट साइड वाले यौगिक है, इनको हम क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं अभिकारक। और जो राइट साइड में जो नया उत्पाद बना है उन्हें क्या बोलेंगे हम? उत्पाद या उत्पादक यौगिक। ये तो है उत्पादक और ये है अभिकारक। और इन अभिकारक यदि 2 के बाद यदि 3 हो, 4 हो, कितने भी हो, सबके बीच में किसका साइन लगता है? ये प्लस का साइन लगाते हैं। और इसी प्रकार उत्पादक में भी ऐसा ही करते हैं। ये 2 या 2 से अधिक यौगिक होने पर क्या होता है? यहाँ पर प्लस का साइन लगाते हैं। और इस अभिक्रिया में हमेशा एरो का चिन्ह अभिकारक से उत्पाद की ओर लगाते हैं। तो ये हमारी बात हुई रासायनिक समीकरण की, या रासायनिक समीकरण को हम ऐसे दर्शाते हैं। अब बात करते हैं, अगला टॉपिक हमारा लेते हैं रासायनिक अभिक्रिया संबंधित, इसको हम संतुलित कैसे करते हैं। अब संतुलित करना हमें आवश्यक है, क्योंकि अगर हम संतुलित नहीं करेंगे तो अभिक्रिया संपन्न, इसके अणु बराबर नहीं होते हैं। रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए क्या करते हैं? तो हम देखते हैं इसका रासायनिक अभिक्रिया को संतुलन या संतुलित अभिक्रिया, संतुलित अभिक्रिया कैसे बनाएंगे हम संतुलित? पहले तो संतुलित का मतलब पता होना चाहिए आपको। संतुलित का मतलब क्या है? इधर के यौगिक, इस राइट साइड के यौगिक और लेफ्ट साइड, दोनों साइड के यौगिकों में क्या होना चाहिए? अणु या परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए। जैसे हम देखते हैं इसमें, इस अभिक्रिया में Fe, यहाँ पे जो आयरन दिखाई दे रहा है वो कितना है? इसके कितने अणु है?
3 अणु है और इधर देखते हैं हम लेफ्ट साइड में अभिकारक में कितने अणु है, 1 अणु है, तो इसको बराबर करना जरूरी है। इन अणुओं को बराबर करने की जो क्रिया होती है उसे हम क्या कहते हैं, संतुलित करना। अभिक्रिया को संतुलित करना कहते हैं। तो हम इसको संतुलित करते हैं और संतुलित करने का एक नियम भी है। सबसे पहले हम इस पूरी अभिक्रिया में किसको संतुलित करते हैं, अगर अभिक्रिया में हमें ऑक्सीजन दिखाई दे रहा है या ऑक्सीजन उपस्थित है तो सबसे पहले हम किसे संतुलित करेंगे, ऑक्सीजन को, यानी ऑक्सीजन के अणुओं को दोनों तरफ से LHS और RHS दोनों तरफ बराबर करेंगे। ये तो हमारा RHS और ये LHS, दोनों साइड इनको बराबर करेंगे। तो यहां पर लिख लेते हैं नई अभिक्रिया Fe H2O Fe3O4 प्लस H2। अब यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या 4 है और यहाँ पे 1, तो यहाँ पे इसको 4 लिख लेते हैं। तो यहाँ पे अब ऑक्सीजन की संख्या तो हमारे बराबर हो गई। इसके बाद ऑक्सीजन के बाद हम अगला किसका लिखते हैं, हाइड्रोजन की संख्या को बराबर करते हैं। तो हाइड्रोजन इधर कितने हैं, इनमें देख लो किसी में कहां पे हाइड्रोजन, यहाँ पे आ रहे हैं, ये 2 हाइड्रोजन। और इधर कितने हैं, इसको 4 से 2 से गुणा करेंगे तो कितने हो गए, इधर 8 हाइड्रोजन हो गए। तो इधर 8 हो गए तो इधर भी 8 करने जरूरी है। तो 8 करने के लिए हम क्या करना पड़ेगा, यहाँ भी 4 लिखना पड़ेगा। ये हमारे किसके बराबर हो गए, ये हो गए हमारे हाइड्रोजन के बराबर हो गए। अब इसके बाद बाकी जितने भी यौगिक बचते हैं उन सबको बराबर करते हैं। तो इसके बाद क्या बचा हमारे पास, Fe यानी आयरन बचा। आयरन इधर कितने, आयरन कितने अणु है, परमाणु है, 3 परमाणु है और इधर 1 परमाणु है। तो हम इधर आगे इसके 3 लिख देते हैं। अब ये हुई हमारी संतुलित समीकरण, जिसमें अणुओं की संख्या दोनों तरफ LHS और RHS दोनों में बराबर है। इसके बाद हम बात करते हैं, ये तो हमारी संतुलित समीकरण की बात हो गई, ये हमने क्या कर लिया, इसको संतुलित कर लिया। इसके बाद संतुलित करने के लिए इसका एक नियम, जो इसकी जो विधि है, जिस विधि से हमने इसको संतुलित किया, पहले ऑक्सीजन को, फिर हाइड्रोजन को और इसके बाद आयरन को संतुलित किया। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, इस अभिक्रिया का एक नाम है, इसको कहते हैं हिट एंड ट्रायल विधि। इसको कहते हैं हम हिट एंड ट्रायल विधि। हिट एंड ट्रायल विधि, ये इस अभिक्रिया को संतुलित करने की जो विधि है उसका नाम कहते हैं। अगर पेपर में पूछ लिया जाए कि हिट एंड ट्रायल विधि किसे कहते हैं, तो हमें क्या जवाब देना है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, हिट एंड ट्रायल विधि या अभिक्रिया कहते हैं। ये तो बात हुई रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने की। अब बात करते हैं हम रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार की बात, या रासायनिक समीकरण के प्रकार, ये कितने प्रकार की होती है, तो इनके हम प्रकार की बात करते हैं। इससे पहले हमने पढ़ा था रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित करना। इन रासायनिक अभिक्रियाओं को यहाँ पर मैंने 1 या 2 अभिक्रिया बताई है। इसके बाद आपको और प्रैक्टिस करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में NCERT की बुक का PDF डाल दिया गया है, उसमें आप जाएं और देखें और नई जितनी भी इसमें दी हुई है सारी अभिक्रियाओं को संतुलित करें और अपनी प्रैक्टिस करें, ताकि क्या होगा, उससे आपको प्रैक्टिस करेंगे तो आपको जल्दी उसके बारे में सीख सकते हैं। तो अब हम देखते हैं हमारे अगले टॉपिक के बारे में, प्रकार, किसके, रासायनिक समीकरण के प्रकार। कितने प्रकार की होती है, ये 3-4 प्रकार होते हैं इसके। तो सबसे पहले हम कौन से प्रकार की बात करेंगे, इसके संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया, अब संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है, इसकी हम परिभाषा के रूप में लें तो संयोजन से हम किसको लेंगे, संयोजन से अर्थात जुड़ना, किन्हीं भी 2 यौगिकों के जुड़ने से अन्य उत्पाद बनना या एक उत्पाद बनना, उस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। मतलब 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं तो उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाते हैं, ये CO2। इस अभिक्रिया को बोलते हैं कोयले का दहन या कार्बन का दहन। क्या बोलते हैं इसको, कोयले का दहन। कोयले का
दहन। इस अभिक्रिया में क्या हो रहा है, दो यौगिक मिल रहे हैं, कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर एक एकल उत्पाद बना रहे हैं, तो उसे क्या कहेंगे हम, संयोजन अभिक्रिया। इसका सीधा सीधा मतलब है संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है, दो या दो से अधिक पदार्थ या अधिक यौगिक मिलकर तीसरा यौगिक या अन्य यौगिक निर्माण करते हैं। इसके बाद इस अभिक्रिया में क्या होता है, बहुत सारी अभिक्रियाओं में आपने देखा होगा कभी कभी कोई दो यौगिकों को मिलाने पर वो जो विलयन बनता है वो गर्म हो जाता है या ठंडा हो जाता है। वो किस कारण से होता है, वो होता है इसमें ऊष्मा के उत्सर्जन या अवशोषण से होता है। तो इसी अभिक्रिया के अंदर हम पढ़ते हैं जब दो या दो से अधिक यौगिक मिलकर, जैसे हम कोयले का दहन करेंगे तो क्या होगा, इसमें अगर ऊष्मा निकलती है साथ में, यहाँ पर ऊष्मा निकलती है, तो ये कौन सी अभिक्रिया हो गई, ये हो गई ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। ये कौन सी हो गई, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। और यदि हम किसी अभिक्रिया को, जैसे कार्बन और ऑक्सीजन का दहन करने के लिए हम इसको ऊष्मा दे रहे हैं, मतलब अगर यहाँ पे ऊष्मा को नहीं लेके क्या करते हैं, यहाँ पर ऊष्मा देते हैं, यहाँ पर ऊष्मा देते हैं, तो ये अभिक्रिया हो गई, मतलब ऊष्मा का इसमें जुड़ा हो रहा है, मतलब इसको ऊष्मा दे रहे हैं, अवशोषण कर रही है ऊष्मा का, तभी जाकर क्या बनाती है, उत्पाद बनाती है। तो इसे कहेंगे हम ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। तो इसके भी हम इसके अंदर संयोजन के अंदर लिख लेते हैं, एक तो हो गई ऊष्मा क्षेपी और एक हो गई ऊष्मा शोषी, ऊष्मा शोषी। इसमें तो क्या होता है, ऊष्मा का उत्सर्जन होता है और इसमें ऊष्मा का संयोजन होता है या ऊष्मा काम ली जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं वियोजन अभिक्रिया की। वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में क्या होता है, जैसे इस संयोजन का मतलब था जुड़ना और वियोजन का अर्थ है टूटना। वियोजन का अर्थ लेंगे हम टूटने से। तो ये टूटने से क्या, जब एक यौगिक दो या दो से अधिक यौगिकों में टूट जाता है तो उसे हम कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। इसके उदाहरण के रूप में हम देखते हैं तो लेते हैं CuCO3, ये टूटकर दो यौगिकों में बन जाता है, ये है CuO और एक CO2। ये दो यौगिक बनाता है। एक तो हो गया बिना बुझा हुआ चूना, इसे बोलते हैं हम बिना बुझा हुआ चूना, कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड। और ये क्या है, ये कार्बन डाइऑक्साइड। ये एक यौगिक दो या दो से अधिक यौगिकों में टूट रहा है तो इसे कहेंगे हम वियोजन अभिक्रिया। और बहुत सारी बुकों में आप इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, इन अभिक्रियाओं को पहचान सकते हैं। इसके लिए क्या होगा, आपको निरंतर अध्ययन करना पड़ेगा और प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पर आप इसको सिर्फ समझ लें कि अभिक्रिया क्या होती है। ये टूट गया कॉपर कार्बोनेट की अभिक्रिया किससे कराई, इसमें क्या करते हैं, ऊष्मा देते हैं यहाँ पर, तभी तो टूटेगा ना ये। इसको तोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें ऊष्मा देते हैं। तो एक प्रकार से ये कौन सी अभिक्रिया है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया भी हुई और ये वियोजन अभिक्रिया भी हुई। इसके बाद हम बात करते हैं अब तीसरी अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, विस्थापन होता है, एक यौगिक का अन्य यौगिक द्वारा विस्थापन हो जाता है। जैसे कि हम उदाहरण के माध्यम से देखते हैं, CuSO4 कॉपर सल्फेट, ये एक यौगिक है और यहाँ पर Fe यानी आयरन लिखते हैं हम। इन दोनों की अभिक्रिया कराने पर क्या होता है, इस Fe द्वारा कॉपर को विस्थापित कर दिया जाता है, मतलब इस यौगिक में से हटा दिया जाता है। जैसे विस्थापित करना, यहाँ पे बन जाएगा फिर FeSO4, आयरन सल्फेट बन जाएगा और कॉपर निक्षेपण हो जाएगा, मतलब कॉपर जम जाएगा, अंदर जम जाएगा। ये हमें प्राप्त होगा, शुद्ध कॉपर प्राप्त हो गया। शुद्ध कॉपर क्या होगा, क्योंकि आयरन मिलाया हमने शुद्ध यौगिक के रूप में, तो हमें कॉपर प्राप्त हो गया, इसने इसको विस्थापित कर दिया। तो ये हुई हमारी विस्थापन अभिक्रिया। इसके बाद हम बात करते हैं द्विविस्थापन की। द्विविस्थापन, द्विविस्थापन अभिक्रिया।
इसमें किसको लेंगे हम? इसमें लेते हैं हम BeBaSO4 बेरियम सल्फेट की अभिक्रिया हम कराते हैं। बेरियम सल्फेट सोडियम सल्फेट की कराते हैं यहाँ पे, किसकी? सोडियम सल्फेट की। Na2SO4 सोडियम सल्फेट की अभिक्रिया FeCl2 से कराते हैं, आयरन क्लोराइड से कराते हैं। तो ये क्या बनाते हैं? इनकी अभिक्रिया कराई जाती है। तो इस द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है? विस्थापन और द्विविस्थापन में एक ही अंतर है। इस विस्थापन अभिक्रिया में तो एक अकेले अकेले तत्व द्वारा किसी यौगिक में से एक यौगिक को विस्थापित कर दिया जाता है। तो मतलब इसमें क्या हो रहा है? परिवर्तन कहाँ हो रहा है? केवल परिवर्तन एक यौगिक में हो रहा है। इसमें परिवर्तन क्या होगा? दोनों यौगिकों में होगा। कैसे? इसका एक तत्व दूसरे तत्व के साथ मिल जाएगा और इसका दूसरा इस पहले वाले के साथ मिल जाएगा। जैसे हम देखते हैं यहां पे क्या बनेगा? FeSO4 आयरन सल्फेट बनेगा, ठीक है, आयरन सल्फेट। और इसके बाद यहां पर क्या बनेगा? NaCl सोडियम क्लोराइड, ये बनेगा सोडियम क्लोराइड। तो हुआ ना, यहाँ पे आयरन सल्फेट के साथ जुड़ गया और सोडियम क्लोरीन के साथ जुड़ गया। तो क्या हुआ? दोनों यौगिक या दोनों तत्वों द्वारा आपस में क्या हो गया? विस्थापन हो गया। तो इसे कहेंगे हम द्विविस्थापन अभिक्रिया। इन यौगिकों में केवल इतना सा ही अंतर है इन दोनों में। तो ये हमने क्या पढ़ा? संयोजन अभिक्रिया, वियोजन, विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रिया। आगे हम अन्य अभिक्रियाओं के बारे में चर्चा करते हैं। आइए आगे हम देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया के और कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो हमारा पांचवा प्रकार है हमारा उपचयन अपचयन अभिक्रिया। उपचयन अपचयन अभिक्रिया, उपचयन या अपचयन अभिक्रिया। इन अभिक्रियाओं को अगर साथ में बोला जाता है या ये दोनों क्रियाएं अगर साथ में होती है तो इसको क्या बोलते हैं हम? रेडॉक्स अभिक्रिया। तो इसका एक और नाम हो गया रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया। तो हम इसके बारे में देखते हैं उपचयन क्या होता है और अपचयन क्या होता है। पहले एक अभिक्रिया के रूप में इसको समझते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड की अभिक्रिया हम हाइड्रोजन से करवाते हैं। तो क्या होता है, क्या बनता है यहाँ पे बनता है एक तो C कॉपर बनेगा और एक बनेगा H2O जल निकलता है। ये अभिक्रिया है हमारी। अब इसमें कैसे पता लगाएंगे कि उपचयन अपचयन अभिक्रिया हो रही है या नहीं हो रही? इसमें क्या देखते हैं? उपचयन का मतलब होता है ऑक्सीजन का निकलना। उपचयन अभिक्रिया का मतलब होता है ऑक्सीजन का निकलना। तो यहाँ पर इस अभिक्रिया में क्या दिखाई दे रहा है? कहाँ पर ऑक्सीजन निकल रहा है? इधर से इधर बनने में। जो ये पहले तो इसके साथ जुड़ा हुआ था कॉपर ऑक्साइड, इसके साथ जुड़ा हुआ था, फिर क्या हो गया? इसमें से ऑक्सीजन निकल गया तो क्या बन गया? सिर्फ कॉपर बन गया। तो ये वाली अभिक्रिया कौन सी हो गई? ये यहाँ से कॉपर ऑक्साइड से कॉपर बनने की क्रिया ये हो गई उपचयन अभिक्रिया। ये तो यहाँ पर हमारा संपन्न किया हुआ उपचयन अभिक्रिया। और अपचयन का अर्थ होता है ऑक्सीजन का जुड़ना। तो अपचयन अभिक्रिया कहाँ होती है? ये यहाँ पर देखो, यहाँ पर हाइड्रोजन पहले अकेला था, उसके बाद ऑक्सीजन मिलकर क्या बना लिया? जल बना लिया। तो ये यहाँ पर बन गया या अपचयन अभिक्रिया। यहाँ पर कौन सी अभिक्रिया? अपचयन अभिक्रिया हो गई। अब इस अभिक्रिया में क्या होता है? हमें पहचानने की केवल ऑक्सीजन पर डिपेंड करता है कि उपचयन क्या होता है, अपचयन क्या होता है। ये क्वेश्चन कंपटीशन लेवल पर भी पूछा जाता है कि उपचयन अपचयन अभिक्रिया बताइए, या उपचयन में क्या होता है, अपचयन में क्या होता है, या फिर इस अभिक्रिया में से उपचयन कारक को पहचानिए, या अपचयन अभिक्रिया कहाँ संपन्न हो रही है, ये सब भी पूछा जाता है। इसमें एक बात और, ये जो उपचयन अभिक्रिया हो रही है और ये उपचयन अभिक्रिया जिस अभिकारक के अंतर्गत होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं अपचायक। अभिक्रिया तो उपचयन हो रही है पर इसको बोलेंगे क्या? अपचायक। अपचायक। और इसी प्रकार जो अपचयन अभिक्रिया होती है जो जिस तत्व के या जिस यौगिक में होती है उसे हम कहते हैं उपचायक। उपचायक।
ये कंफ्यूजिंग पॉइंट है, पर फिर भी अपन को याद रखना है और इतना मुश्किल भी नहीं है, ये आसान है। बस ये याद रखना है कि ऑक्सीजन का जुड़ना क्या होता है, उपचयन कहलाता है। और उपचयन जहां पर होगा वहां पर अपचयन यौगिक बनता है, और अपचयन जहां पर होता है वहां पर उपचायक यौगिक बनता है। ये हमारी उपचयन और अपचयन अभिक्रिया हो गई। कितनी ही बड़ी अभिक्रिया हो, हम आसानी से पहचान सकते हैं कि उपचयन कहाँ हो रहा है और अपचयन कहाँ हो रहा है। इसके बाद इतनी सारी अभिक्रियाएं, ये तो हमारी अभिक्रिया कौन सी हो गई, रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक समीकरण के प्रकार हो गए। अब हम बात करते हैं, एक बार आपने या फिर देखा होगा इसके बारे में, किसके बारे में देख लेते हैं हम, जो अभिक्रियाएं होती है इनमें कौन कौन से परिवर्तन होते हैं उसके बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं, हमारे अगले टॉपिक के रूप में लेते हैं जो हमारी बुक में दिया हुआ है। एक तो होता है संचारण। जो धातु पर जो क्रियाएं होती है या यौगिकों में जो क्रियाएं होती है उन्हें हम बोलते हैं, एक तो होता है संचारण और एक होता है विकृत गंधिता। इन दोनों को हम समझ लेते हैं। ये संचारण और विकृत, इन दोनों टॉपिकों के बारे में आप डिटेल से, वैसे तो मैं बता दूंगी, पर फिर भी अगर आपको डिटेल से इनके बारे में अध्ययन करना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं और इस बुक की पीडीएफ को डाउनलोड करें वहां से जाकर, और वहां से आप पूरा इसका अध्ययन कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं जो संचारण और विकृत गंधिता में पहला अंतर क्या है। ये तो होती है धातुओं में, किसमें होती है, ये धातुओं में। और ये विकृत गंधिता कहाँ पाई जाती है, वसायुक्त पदार्थों में या तेलीय पदार्थों में, जिसे हम बोलते हैं तेलयुक्त, वसायुक्त पदार्थ या तेलीय पदार्थों में। संचारण से धातु, इन दोनों में क्या हो रहा है, इन दोनों में रासायनिक अभिक्रिया होती है। अब देखते हैं कैसे। जैसे धातु के रूप में ले लेते हैं हम, यहाँ पर आयरन की बात ले लेते हैं। अगर किसी लोहे पर जंग लगना है तो ये भी किसमें हो रहा है, लोहा क्या है, धातु पर कोई अभिक्रिया हो रही है, उसका संचारण, क्योंकि जंग लगने से क्या होता है, लोहा समाप्त होता है या लोहे का खनन होता है, लोहा समाप्त होता है, तो इसमें किसमें आएगा, ये संचारण में आएगा। इसी प्रकार हम चांदी को ले लेते हैं। जैसे चांदी, सिल्वर की बात करते हैं, सिल्वर भी क्या है, एक धातु है। सिल्वर पर आपने देखा होगा नमी के संपर्क में आने पर उसमें क्या होता है, किसकी परत चढ़ जाती है, हरे रंग की परत चढ़ जाती है, वो भी किसमें आएगा, संचारण में आता है। तो इसमें हम ले लेते हैं आयरन को और Ag यानी सिल्वर की बात करते हैं। इन दोनों धातुओं पर अन्य परत चढ़ने को कारण ये खराब हो जाती है, उस क्रिया को हम संचारण कहते हैं। और विकृत गंधिता की अगर हम बात करें, जैसे तेलीय युक्त पदार्थ, अब तेलीय युक्त पदार्थ किसको ले, जैसे सामान्य से उदाहरण ले लेते हैं, आप सब जानते हो अचार की बात करें, वहां पे क्या होता है, तेल होता है। अगर अचार को तेल में डुबोकर नहीं रखा जाता है तो वो क्या होता है, खराब हो जाता है। किस कारण, ऑक्सीजन के संपर्क में आने से। क्योंकि क्या होता है, ऑक्सीजन क्या करता है, नमी देता है, और नमी से क्या होता है, पानी होता है। तो पानी से ये क्या होता है, ऑक्सीजन लेने से ये खराब हो जाता है। यहाँ पर भी क्या हो रहा था, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये खराब हो जाता है, इसका हनन हो जाता है, और यहाँ पर भी अचार का समाप्त हो जाता है या खराब हो जाता है, बदबू सी आने लगती है उसमें। तो क्या होता है, यहाँ उस अभिक्रिया को हम कहते हैं विकृत गंधिता। तो ये हमारे पूरे लेसन के बारे में मैंने जानकारी दे दी है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आगे इसी प्रकार की या फिर आगे नए चैप्टर देखने के लिए, आगे और चैप्टर पढ़ाएंगे, तो उसके लिए देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।